कैसे हो दोस्तों। डॉक्टर काउंसलिंग आपका दिल से स्वागत करता है। दोस्तों एक बार फिर हम हाजिर हैं आपके सामने एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। दोस्तों एक नोटिस रिलीज़ किया गया है यूपी की वेबसाइट पर, जो यूपी की आयुष काउंसलिंग है उसकी वेबसाइट पर। वेबसाइट जो है वो दोस्तों एक्टिव हो चुकी है। आप जाकर दोस्तों काउंसलिंग या रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करा दीजिए। दोस्तों कुछ स्टूडेंट्स की अभी भी कंप्लेंट है कि उनके फ़ोन पर जो वेबसाइट है वो ओपन नहीं हो पा रही है। तो दोस्तों आपने करना क्या है, मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, अब भी बता रहा हूँ कि आपने एक वीपीएन नाम का एक ऐप डाउनलोड करना होगा। कोई से भी कर सकते हैं वीपीएन के नाम से। तो दोस्तों आपको कनेक्ट करना है, मतलब मीन्स उसको ओपन करने के बाद उसको कनेक्ट करना है। और कनेक्ट करने के बाद अगर आप फिर ब्राउज़र पर जाते हैं तो ब्राउज़र से आप अगर वेबसाइट खोलते हैं तो आपकी खुल जाएगी। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि हमारी टीम ने एक यूपी के आयुष काउंसलिंग से रिलेटेड एक सीरीज स्टार्ट कर दी है। तो दोस्तों अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या आपको कोई भी डाउट है तो दोस्तों नीचे कमेंट कीजिए या हमें व्हाट्सएप पर कॉल कीजिए या हमें मैसेज भेजिए। आप किसी भी तरह से आप हमसे जुड़े और हमसे इन्फॉर्मेशन प्राप्त करें। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों तो स्टार्ट करते हैं हम बात इसकी। जो नोटिस आया हुआ है इसमें भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होने वाली है। दोस्तों इस नोटिस को आखिर तक समझिए क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा बारीकियाँ चीज़ें लिखी हुई हैं, आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली हैं चीज़ें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो लिखा हुआ है राज्य के क्षेत्र के आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होम्योपैथिक कॉलेज की आर्यता मीन्स एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखा है कि ऐसे छात्र जो नीट 2020 की परीक्षा में एलिजिबल घोषित हुए हो तथा निर्धारित ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से वेबसाइट पर पंजीकरण कराया हो वही काउंसलिंग हेतु एलिजिबल माने जाएंगे। मीन्स यही कहा गया कि भाई जो जिन्होंने नीट की एग्ज़ाम दी है और जिन्होंने उनकी जो वेबसाइट है, काउंसलिंग वेबसाइट है, उस पर अपना रजिस्ट्रेशन कराया वे ही स्टूडेंट काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होंगे। मीन्स कोई डायरेक्ट एडमिशन नहीं है, सिर्फ नीट के थ्रू ही एडमिशन होगा। सेकंड पॉइंट देखते हैं कि प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होम्योपैथिक कॉलेज में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। मीन्स अगर आप गवर्नमेंट आयुर्वेदिक, यूनानी या होम्योपैथिक के कॉलेजों की बात करते हो तो दोस्तों आपको, अगर आप यूपी की काउंसलिंग कराना चाह रहे हो तो आपको यूपी का जो मेन रेजिडेंशियल मीन्स आप वहाँ के मूल निवासी होने चाहिए, आप वहीं के ही होने चाहिए। और जो उसमें पॉइंट लिखे हैं, सबसे पहले जिन अभ्यर्थियों ने हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट मीन्स 10th एंड 12th जो है या दोनों क्लासें उत्तर प्रदेश के से उत्तीर्ण की हो उनके लिए उत्तर प्रदेश में निवास का प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं होगा। मीन्स ये उन स्टूडेंट्स के लिए है कि जिन्होंने अपने 10th और 12th दोनों आप अपनी मीन्स यहीं पे ही यूपी के अंदर, यूपी के जो कॉलेज हैं या सॉरी स्कूल्स हैं उनसे पास किया हो, तो उनके लिए जो डोमिसाइल है, निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं, वो उनके लिए नेसेसरी नहीं है। फिर जो सेकंड पॉइंट लिखा है सेकंड पॉइंट, ऐसे छात्र जिन्होंने हाई स्कूल अथवा इंटरमीडिएट परीक्षा में से एक परीक्षा उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण की हो को समक्ष प्राधिकारी द्वारा निर्गत सामान्य निवास प्रमाण पत्र प्रवेश के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा एवं अन्य सुसंगत अभिलेख का भी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। मीन्स आपको उससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स है, मीन्स आपने कहाँ से वो चीज़ की है उसके बारे में आपको इसकी इन्फॉर्मेशन देनी होगी। मीन्स मान लीजिए आप 10th क्लास तो आप यूपी से करते हैं या 12th क्लास आप किसी, मान लीजिए आप राजस्थान से करते हैं, तो राजस्थान में आपने जिस कॉलेज से की आपको वो वाली मार्कशीट, मीन्स आपको मार्कशीट दिखानी होगी कि हाँ मैं इसको इस स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ। तो नेक्स्ट दोस्तों अगले इस पर बढ़ते हैं। ऐसे छात्र जिन्होंने हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट दोनों परीक्षाएँ उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण न की हों को प्रवेश के समय समक्ष प्राधिकारी द्वारा निर्गत मूल निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा अनिवार्य होगा एवं सुसंगत मीन्स उससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। मीन्स कहने का सिर्फ मतलब ये है कि अगर आप यूपी से बाहर किसी कॉलेज में किसी स्कूल्स में पढ़ते थे, 10th या 12th करते थे,
तो आपने जो 10 और 12 जिस कॉलेज से की है, आपको उसके बारे में जो आपकी मार्कशीट है वो आपको होनी चाहिए आपके पास 10th और 12th की। ठीक है दोस्तों, अगला लिखा हुआ है कि निजी क्षेत्र, जो 4th पॉइंट है, निजी क्षेत्र के आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होम्योपैथिक कॉलेज द्वारा एलिजिबिलिटी। दोस्तों इसने कहा मात्र ऐसे छात्र, सिर्फ वे छात्र जो नीट 2020 की परीक्षा में एलिजिबल घोषित हुए हों तथा निर्धारित ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराया हो, वही काउंसलिंग हेतु एलिजिबल माने जाएंगे। निजी क्षेत्र के आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होम्योपैथिक कॉलेज, यूनिवर्सिटी या माइनॉरिटी मीन्स अल्पसंख्यक संस्थाओं की सीटों पर प्रवेश परीक्षा हेतु उत्तर प्रदेश राज्य का मूल निवासी होना या हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण करना आवश्यक नहीं है। मीन्स देखो ये कहा कि जो आपका ये कहा कि आप यूपी की जो आयुष काउंसलिंग करा रहे हो, इसमें यूपी के ही आपके कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वो सिर्फ गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड जो कॉलेज है उनके लिए एप्लीकेबल है। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में कराना चाहते हो तो आप किसी भी कॉलेज में जाइए, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप मीन्स जो 100% सीट्स जो है वो आपकी ओपन रहती हैं प्राइवेट कॉलेजेस की। मीन्स अगर दूसरे स्टेट के कोई स्टूडेंट प्राइवेट कॉलेज में लेना एडमिशन लेना चाहे तो वो आराम से ले सकता है यूपी की स्टेट के अंदर, चाहे वो यहाँ से पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ का। तो दोस्तों आगे नोट लिखा हुआ है नीट यूजी जो यूपी 2020 के डोमिसाइल मीन्स सामान्य निवास प्रमाण पत्र हेतु सामान्य प्रशासन विभाग उत्तर प्रदेश शासन के शासन आदेश संख्या 157/3/2003 ये जो लिखा हुआ है कि इसने ये कहा कि ये एक मीन्स शासन वो कुछ संख्या है, इसके अकॉर्डिंग आपको जो डोमिसाइल है वो बनवाना होगा। मीन्स अगर आप डोमिसाइल बनवाते तो आपको ये इसके थ्रू ही बनती चीज़ें, तो मीन्स अलग से कोई प्रारूप टंकित नहीं किया जाएगा। मीन्स कहना यह है कि आपको जो डोमिसाइल है आपको प्रस्तुत करना होगा जो शासन द्वारा स्टैंडर्ड माना गया है उस चीज़ को। आप ऐसा नहीं कि आप मान लीजिए कि आप किसी गांव में रहते हो, आपने क्या हुआ कि आप इसे यहाँ पे रहते हो गांव में, तो जो दोस्तों जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बना के उस चीज़ को प्रोवाइड कराता है। ऐसा नहीं कि आप गांव में किसी भी बंदे या मीन्स आप गांव के किसी सरपंच से लिखवा के लेकर आते हो या चेयरमैन से लिखवा के लेकर आते हो तो वो एलिजिबल नहीं माना जाएगा आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका जो होगा वो आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा जो तैयार किया हुआ होगा वही आपका जो है लीगल माना जाएगा। यहाँ पे इस चीज़ की बात की जा रही है। दोस्तों आगे लिखा है शैक्षिक एलिजिबिलिटी, मतलब मीन्स कि आप कितने पढ़े हुए स्टूडेंट्स इस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं। तो लिखा है अभ्यर्थी को इंटरमीडिएट विज्ञान मीन्स आपको साइंस जो स्ट्रीम थी 12th क्लास में बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी के आपको पास करनी होगी और वो भी रेगुलरली पास करनी होगी, तभी आप मीन्स आप इसके लिए एलिजिबल हो। और आपके 50 परसेंटाइल मीन्स 50% सॉरी कि आपके 12th के अंदर जो फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो के अंदर 50% से ऊपर मार्क्स आने चाहिए और आपके कम से कम नीट के अंदर नीट परीक्षा में लगभग 50 परसेंटाइल अंक आने ज़रूरी हैं। और जो दिव्यांग स्टूडेंट्स होते हैं मीन्स फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं उनके लिए 45 परसेंटाइल जो मार्क्स है नीट के अंदर वे होने चाहिए, तभी आप उसके लिए एलिजिबल हो कि आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो मीन्स यूपी की काउंसलिंग में। तो लिखा है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति मीन्स SC ST और OBC के जो स्टूडेंट्स हैं इन श्रेणियों में दिव्यांग छात्रों के लिए एलिजिबल परीक्षा में फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के लिए 40% अंक है। मीन्स कहा गया है कि देखो वो जो था वो जनरल कैटेगरी या अनरिजर्व कैटेगरी के लिए आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के अंदर 50% मार्क्स होने चाहिए और नीट के अंदर 50 परसेंटाइल तक होने चाहिए, उससे 50% या उससे ऊपर होने चाहिए। और जबकि अनरिजर्व में जो फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट है मीन्स दिव्यांग है उनके लिए आपको 45 परसेंटाइल होने चाहिए मार्क्स नीट के अंदर। लेकिन जो जैसे कि SC ST या OBC के अंदर है उसमें 40% नंबर से जो है 12th क्लास में
वो मिनिमम होने चाहिए 40%, और आपके नीट के अंदर 40 परसेंटाइल होने चाहिए। लिखा है यूनानी कॉलेजों में BUMS पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु इंटरमीडिएट विज्ञान, जो आपका विज्ञान के साथ साथ अभ्यर्थी 10वीं में उर्दू विषय में से भी उत्तीर्ण होना चाहिए। मीन्स अगर आप BUMS करते हैं तो आपको उर्दू कंपलसरी होनी चाहिए क्लास 10th के अंदर मिनिमम। मीन्स काउंसलिंग के समय अभ्यर्थी के उर्दू ज्ञान की भी पुष्टि की जाएगी। मीन्स आपसे पूछे जाएंगे सवाल इनके बारे में। लिखा है यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में यदि आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, CCIM, CCH नई दिल्ली द्वारा आर्यता के परिवर्तन किया जा सकता है तो वह मान्य होगा। मीन्स ये है कि जो न्यायालय ने ये कहा कि अगर कुछ चेंजेस करना चाहें स्टेट गवर्नमेंट अपने काउंसलिंग से रिलेटेड चीज़ें में, तो वो जो है वो लीगल माना जाएगा, वो इलीगल नहीं होगा अगर स्टेट गवर्नमेंट कुछ चेंजेस करती हैं तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। दोस्तों देखो ये बहुत लंबा और आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए मैं इसको हर एक अक्षर इसको पढ़ते जा रहा हूँ। आप इस चीज़ को ध्यान से देखना, समझना, और कोई डाउट हो तो दोस्तों आप नीचे हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम हर एक कमेंट का जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगली है काउंसलिंग प्रोसेस। नीट UG 2020 की मेरिट सूची के आधार पर राजकीय मीन्स जो आपके स्टेट गवर्नमेंट के हैं, जो प्राइवेट कॉलेज हैं वे, उनके अंदर जो डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं वे, इनके अंदर जो आपकी काउंसलिंग परीक्षा है वो 2 चरणों में होगी। मीन्स 2 चक्रों में होगी में तथा मोपअप चक्र में संपन्न किया जाना अपेक्षित है। मीन्स कहने का मतलब यह है कि जो काउंसलिंग प्रोसेस होगी फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और मोपअप राउंड 3 राउंड में आपकी फिनिश कर दी जाएगी। अब काउंसलिंग के कार्यक्रम की बात की है वो तो आपको पता ही है। जो काउंसलिंग का शेड्यूल है हम पहले देख चुके हैं, हमने पिछली वीडियो में यही देखा था कि जो काउंसलिंग का शेड्यूल है वह कैसे कैसे इस चीज़ को कब उसकी काउंसलिंग स्टार्ट है, कब अगली जो सेकंड जो राउंड है वो स्टार्ट है। तो दोस्तों वो सब चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट आते हैं रजिस्ट्रेशन फ़ी के ऊपर, जो एक सबसे इम्पोर्टेंट कह सकते हैं, एक जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के लिए एक क्वेरी कह सकते हैं, वो उनको जानना चाहते हैं उस चीज़ को। तो लिखा है नीट UG 2020 की काउंसलिंग में प्रतिभाग करने वाले सभी छात्रों को वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। मीन्स आपको हर एक स्टूडेंट्स जो आपका यूपी के अंदर काउंसलिंग कराना चाहते हो तो आपको वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। लिखा है कि एवरी राउंड, हर एक राउंड में काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है आपको 2000 रुपीज़ देनी होगी, और वो भी ऑनलाइन प्रक्रिया से जमा करनी होगी, और जो किसी भी दशा में वापस नहीं होगी। मीन्स आपको वो वापस नहीं होगी। अब बात आती है सिक्योरिटी मनी की, या धरोहर मनी बोलते हैं इसको। तो लिखा है कि आप अगर राजकीय मीन्स स्टेट गवर्नमेंट जो आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की आवंटन की जो प्राप्त मतलब मीन्स अगर आप उसको लेते हैं तो आपको उन कॉलेजों की काउंसलिंग के लिए आपको 10,000 रुपीज़ पे करने होंगे। अगर आप प्राइवेट कॉलेजों की में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको 50,000 रुपीज़ का डिमांड ड्राफ्ट या कह सकते हैं ऑनलाइन पे करने होंगे एज ए सिक्योरिटी मनी के रूप में। दोस्तों पहले होता क्या था कि पहले आपको जब स्टेट काउंसलिंग होती थी तो आपको डिमांड ड्राफ्ट ही देना होता था। लेकिन दोस्तों आपको जब डिमांड ड्राफ्ट अब की बार किया ये है कि आपको डिमांड ड्राफ्ट दे सकते हैं या आप ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं। देखो उसमें लिखा हुआ भी होगा। और दोस्तों अब एक क्वेश्चन सब सिंपली आता ही है दिमाग में कि डिमांड ड्राफ्ट किसके नाम से बने, क्योंकि डिमांड ड्राफ्ट एक ड्राफ्ट होता है जो किसी एक इंस्टीट्यूट या किसी एक पर्सनैलिटी के नाम पर या किसी उसकी संस्था के नाम पर बनता है। तो उसके बारे में दोस्तों सबसे आखिरी में बात करेंगे। दोस्तों लिखा है अगले इसमें जो डार्क करके लिखा हुआ है कि जिन छात्र छात्राओं द्वारा आवंटन के पश्चात संबंधित कॉलेजों में प्रवेश प्राप्त कर लिया जाएगा। मीन्स जो अगर कॉलेज अलॉट होने के बाद में उसमें एडमिशन ले लेते हैं तो उनकी सिक्योरिटी मनी जो कॉलेज है वो कॉलेज को वापस कर दी जाएगी। और वे स्टूडेंट जो मीन्स जो आपकी अलॉटमेंट हो जाता है और उसके बाद भी आपको एडमिशन नहीं लेते हैं तो वो उसकी जो सिक्योरिटी मनी है वो जब्त कर ली जाएगी। काउंसलिंग बोर्ड की बात की तो कुछ काउंसलिंग की जो गठित की हुई है थोड़ी बहुत मीन्स जो प्रतिनिधि हैं वहाँ के, वो उनकी लिस्ट है ये।
तो दोस्तों बात करते हैं अब थोड़ा बहुत रिजर्वेशन की बात करते हैं कि जो एससी है उनके अंदर 21% है, जो एसटी है 2% है, और जो ओबीसी है उनका 27% का रिजर्वेशन है, और जो ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कम जो कमज़ोर कैटेगरी के मतलब में जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स जो इकोनॉमिकली वीक है उनके लिए 10% का जो रिजर्वेशन है वो है। जो गवर्नमेंट है जो इसको अलॉट करते हैं सीट्स, जो बॉडी होती है वो इसकी जो ईडब्ल्यूएस के अंदर जो कैटेगरी के द्वारा जो क्या बोलते हैं रिजर्वेशन है उसको बढ़ा सकती है सिर्फ ईडब्ल्यूएस के अंदर। और दोस्तों कुछ जैसे कि स्वतंत्रता सेनानी है, जो भूतपूर्व सैनिक है, दिव्यांग स्टूडेंट्स मीन्स जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, या वुमेन जो लेडीज़ या गर्ल्स कैटेगरी के हैं वे, या बी ग्रेड या एनसीसी सर्टिफिकेट की बात है उनके अंदर भी आपको रिजर्वेशन मिलता है। तो दोस्तों ये बस सिर्फ इसी के बारे में लिखा है रिजर्वेशन के बारे में। तो दोस्तों नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे है निजी क्षेत्र हेतु आरक्षण। देखो साफ साफ लिखा है निजी क्षेत्र में आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, विश्वविद्यालयों या अल्पसंख्यक विश्वविद्यालयों, अल्पसंख्यक संस्थाओं, डीम्ड यूनिवर्सिटी में एससी, एसटी या ओबीसी के लिए आरक्षण अनुमन्य नहीं है। मीन्स सिर्फ जो आरक्षण या रिजर्वेशन है वो गवर्नमेंट बॉडी के अंदर मीन्स आपके गवर्नमेंट जो कॉलेज हैं उनके अंदर ही एप्लीकेबल है। आपका जो प्राइवेट सेक्टर कह सकते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, चाहे वो आयुर्वेदा हो, होम्योपैथी हो, चाहे वो यूनानी हो, ये सब आपके इसमें कोई भी रिजर्वेशन नहीं होगा। अगला क्या लिखा, अगला लिखा है कि निजी क्षेत्र में आयुर्वेदिक ये सब चीज़ों के शुल्क लिए जाने के संबंध में थोड़ा बहुत लिखा हुआ है। लिखा क्या है, निजी क्षेत्र में आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज, विश्वविद्यालयों हेतु यह अनिवार्य होगा कि यह शासन द्वारा निर्धारित शुल्क अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करेंगे एवं अल्पसंख्यक संस्थान भी अपने कॉलेज हेतु निर्धारित शुल्क अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करेंगे। साथ ही संबंधित कॉलेज तो देखो दोस्तों इसमें लिखा यह है कि जो निजी मीन्स जो प्राइवेट कॉलेज हैं उनमें बहुत ज़्यादा फीस लेते थे स्टूडेंट से, और दोस्तों मतलब बताई बहुत कम जाती थी गवर्नमेंट को, ली बहुत ज़्यादा जाती थी। तो दोस्तों इस बार गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि जिन जिन स्टूडेंट्स इतने फ़ी ली जाएगी उनको जो अपनी वेबसाइट पर है उसको शो करना होगा उनको, जो प्राइवेट कॉलेज है उनको। अब फिर मोपअप राउंड के आवंटन के बाद लिखी हुई है मीन्स मोपअप राउंड में सीट कैसे अलॉट होती हैं। लिखा हुआ है कि 2 राउंड की काउंसलिंग के बाद राजकीय एवं निजी क्षेत्र में आयुष विधाओं की अवशेष सीटों का मोपअप राउंड से माध्यम से भरा जाएगा। मीन्स जो फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में बची हुई सीटें हैं उन सीटों को आपको भरा जाता है उस चीज़ के थ्रू, मीन्स आपके मोपअप राउंड के अंदर भरी जाएंगी चीज़ें। लिखा है मोपअप राउंड हेतु कौन कौन से स्टूडेंट्स या कैंडिडेट जो है वो एलिजिबल होंगे। सबसे पहले लिखा है मोपअप राउंड में प्रतिभाग करने हेतु नीट 2020 में एलिजिबल अभ्यर्थियों को 2000 रुपये का पंजीकरण शुल्क ऑनलाइन प्रक्रिया से जमा करते हुए संबंधित वेबसाइट पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पूर्व से पंजीकृत मीन्स पहले से अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा होगा तो उनकी जो सिक्योरिटी मनी है सिर्फ वो बचेगी, आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन कराना होगा, चाहे वो आप फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन करा चुके हों तो आपको दोबारा से ही रजिस्ट्रेशन कराना होगा मोपअप राउंड के लिए। परंतु जो उन्होंने सिक्योरिटी मनी दी है वो आपको दोबारा जमा नहीं करनी होगी, आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन फ़ी देनी होगी। दूसरे पॉइंट पर लिखा क्या है, मोपअप राउंड हेतु वही अभ्यर्थी एलिजिबल होंगे जिन्होंने पहली और द्वितीय काउंसलिंग में के द्वारा कोई भी सीट आवंटित नहीं हुई हो। मीन्स ये लिखा हुआ है कि कोई भी जो फ्रेश मीन्स आपने पहले मीन्स फर्स्ट और सेकंड राउंड की काउंसलिंग नहीं कराई और सीधा आप मोपअप राउंड में जाना चाहते हो तो आप नहीं जा पाओगे। मीन्स आपके लिए मोपअप राउंड सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने फर्स्ट और सेकंड राउंड में सीट अलॉट नहीं हुई। आवंटन के पश्चात प्रवेश प्रक्रिया ऑन स्पॉट पूर्ण की जाएगी। मीन्स जब आपको अलॉट होगी तो आपको उस कॉलेज में जाना होगा, जिस भी कॉलेज में आप जाना चाहो, जिस भी कॉलेज में आप जाओ तो वहाँ पे आपको ऑन द स्पॉट सीट्स मिलती हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपको कोई मेडिकल कॉलेज में जाना है तो कोई मेडिकल कॉलेज लेना है और आप उसमें जाते हैं तो वहाँ पे ये देखा जाएगा कि वहाँ पे आने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं। मान लीजिए किसी एक आयुर्वेदिक कॉलेज के अंदर 10 सीटें बची हुई हैं तो आप भी उसी कॉलेज में चले गए और 3 जो लड़के थे वे भी उसी कॉलेज में चले गए,
13 चले गए, मान लीजिए 13 जो स्टूडेंट्स थे, एक 15 स्टूडेंट मान लीजिए वहाँ पे चले गए, तो ये जो 15 स्टूडेंट्स उस कॉलेज में गए हैं और वहाँ पे सीट्स जो टोटल बची हुई हैं 10 बची हुई हैं, तो जिसके नंबर ज़्यादा होंगे, मीन्स जिनकी ऑल इंडिया रैंक अच्छी होगी, उनको सबसे पहले लिया जाएगा, और उसके बाद जब सीट पूरी हो जाएंगी जो उनको बाद वाले को छोड़ दिया जाता है, मीन्स उनको सीट नहीं मिलती। लिखा है इस आवंटन में कोई पुनरावंटन रिशफलिंग अनुमान्य नहीं है, मतलब दोबारा से कि भाई एक बार हो चुका है या हम उस चीज़ के लिए कहें कि भाई इसमें थोड़ा बहुत गड़बड़ हुई तो दोबारा कराएं उसका, तो ऐसा नहीं होगा। मॉपअप राउंड हेतु निम्न अभ्यर्थी एलिजिबल नहीं होंगे। कौन कौन से नहीं होंगे तो उनके बारे में बात करते हैं। लिखा नीट 2020 के मेरिट सूची के आधार पर प्रथम द्वितीय काउंसलिंग के माध्यम से BAMS BUMS BHMS आवंटन प्राप्त प्रवेशित अभ्यर्थी, मीन्स वही है कि जो लिखा है कि नीट 2020 के मेरिट सूची के आधार पर प्रथम द्वितीय काउंसलिंग के माध्यम से ये सब चीज़ें जिनको मिल चुकी है, मीन्स जिनको सीट मिल चुकी है फर्स्ट राउंड या सेकेंड राउंड में, वे मॉपअप के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। सेकंड पॉइंट लिखा है कि मॉपअप राउंड में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों को मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही आवंटन की कार्यवाही की जाएगी। मीन्स आपको मूल निवास मीन्स डोमिसाइल जो सर्टिफिकेट है वो आपको साथ रखना होगा, मीन्स नहीं तो आपका जो मीन्स एडमिशन है वो निरस्त कर दिया जाएगा। दोस्तों ये देखो चीज़ें बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप दोस्तों इनको मिस ना करें, क्योंकि दोस्तों एक मेहनत और एक लंबा प्रोसेसर है, तो आपको टच में रहना चाहिए। हम दोस्तों अगला लिखा है मॉपअप राउंड में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश परीक्षा आवंटन स्थल पर ही संपन्न की जाएगी। मीन्स आपको वहीं पे उस कॉलेज में जाकर ही आपको जो सीट्स हैं वो मिल जाएंगी। लिखा है अभिलेखों का सत्यापन, मीन्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात कर रहे हैं। तो उसने कहा कि आपको लेकर क्या जाने हैं। देखो डॉक्यूमेंट कौन कौन से लेकर जाने हैं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले लिखा है कि आपको 10th क्लास और 12th क्लास का जो अंक पत्र है तथा प्रमाण पत्र। देखो दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है पासिंग सर्टिफिकेट, एक होता है रिज़ल्ट। देखो दोस्तों आपको दोनों चीज़ें लेके जानी होंगी, पासिंग सर्टिफिकेट भी और रिज़ल्ट भी। अगर आपको इनमें कोई कन्फ्यूज़न है या आपको उस चीज़ के बारे में नहीं मालूम है तो आप दोस्तों हमारे व्हाट्सअप फैमिली से जुड़े, हम आपको हर एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8923937979 पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर उससे पूछ सकते हैं। दोस्तों सेकंड पार्ट है सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर निर्गत सामान्य मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। मीन्स आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप OBC या कोई भी मतलब अनरिजर्व कैटेगरी के अलावा आप कोई से भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। देखो दोस्तों दो चीज़ें होती हैं, कैटेगरी सर्टिफिकेट दो होते हैं, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट रिलीज़ करती है, एक होती है स्टेट गवर्नमेंट रिलीज़। आप स्टेट की काउंसलिंग करा रहे हैं तो आपको स्टेट गवर्नमेंट वाला ही जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको चाहिएगा, आपका सेंटर वाला कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों कुछ कास्ट ऐसी हैं जो सेंटर के अंदर अलग कैटेगरी के अंदर आती है और जो आपकी स्टेट के अंदर आती है वो अलग कैटेगरी के अंदर आती है। तो दोस्तों इसलिए अगर आप स्टेट की काउंसलिंग करा रहे हैं तो आपको स्टेट के द्वारा रिलीज़ किया गया कास्ट सर्टिफिकेट ही चाहिएगा। ये तीन हैं। और आपको दोस्तों नीट UG 2020 की मेरिट के आयुष कोर्स जो मतलब आपने रिज़ल्ट है जो नीट 2020 का आपको वो लेके जाना होगा। और दोस्तों इसमें लिखा है नीट UG 2020 की मेरिट के आयुष UG कोर्स 2020 के प्रवेश हेतु काउंसलिंग में प्रतिभाग करने वाले छात्रों को ऑनलाइन पंजीकरण के रूप में प्रत्येक छात्र से पंजीकरण शुल्क के रूप में ली जाने वाली धनराशि निदेशक आयुर्वेद एवं यूनानी सेवा उत्तर प्रदेश लखनऊ के नाम खुले खाते से डाला जाएगा। मीन्स आपको जो सिक्योरिटी मनी जो होगी वो जो डिमांड ड्राफ्ट देना होगा आपको निदेशक आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवा उत्तर प्रदेश आपको इसके थ्रू पेमेंट करना होगा। मीन्स देखो लिखा हुआ है यहाँ पर, तो हम इसकी ऊपर देख लेते हैं, इस चीज़ को बात कर लेते हैं एक बार। तो इसमें लिखा हुआ है दोस्तों ये निदेशक आयुर्वेद एवं यूनानी सेवा लखनऊ, इसके द्वारा मीन्स आपको इस डायरेक्टर के नाम आपको जो 10,000 या 50,000 का जितना भी आपका डिमांड ड्राफ्ट है तो आप उसको भेजेंगे। लिखा है सिक्योरिटी मनी के लिए मात्र राष्ट्रीयकृत बैंक मीन्स जो नेशनल
बैंक होते हैं उनके द्वारा आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा। किसके नाम लिखा हुआ है दोबारा से? निदेशक आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवा उत्तर प्रदेश लखनऊ के नाम दे होगा और उनके द्वारा ही मान्य होगा। तो दोस्तों ये था एक नोटिस जो एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था आपका। इसने, मैं आशा करता हूँ कि इसने आपके बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व ज़रूर किए होंगे। तो दोस्तों अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो जुड़िए हमारे साथ। दोस्तों फ़िलहाल वीडियो में इतना ही, तो देखते रहिए डॉक्टर काउंसलिंग को। और दोस्तों अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।